आखिरकार बांग्लादेश में इस मेजर क्राइसिस का रीजन क्या है? क्यों शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से जाना पड़ा? बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट को जन्म देने वाला नौकरी कोटा 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेना के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में अपने फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए नौकरी कोटा सिस्टम की शुरुआत की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण था। इसमें से 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए, 5% अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित थी। 1975 आते थे बांग्लादेश के लोगों और जो फ्रीडम फाइटर सेना से संबंधित नहीं थे उनके अंदर असंतोष बढ़ता गया, क्योंकि इनको नौकरी कोटा का एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था और बांग्लादेश में करप्शन बढ़ने लगा, जिसे 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने सहायता के लिए सेना अध्यक्ष जनरल शकीउल्लाह को फोन लगाया, लेकिन जनरल शकीउल्लाह ने सहायता करने से मना कर दिया। सेना ने शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे और 2 बहुओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब यह हत्याकांड हुआ तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना जर्मनी में थीं। शेख हसीना के हस्बैंड जर्मनी में परमाणु वैज्ञानिक थे। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जर्मनी में भारत के एम्बेसडर ने भारत की पीएम इंदिरा गांधी से संपर्क कर शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियों को राजनीतिक शरण देने की अपील की। इस अपील को इंदिरा गांधी ने मान लिया। शेख हसीना और उनकी फैमिली को जर्मनी से 24 अगस्त 1975 को भारत लाया गया। उन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रो की निगरानी में दिल्ली में रखा गया। इस बीच अवामी लीग के कई नेताओं ने शेख हसीना से मिलकर वापस बांग्लादेश लौटने और राजनीति शुरू करने की अपील की, लेकिन उनके हस्बैंड शेख हसीना के राजनीति में जाने के बिल्कुल खिलाफ थे। आखिरकार 17 मई 1981 को शेख हसीना भारत से ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचे और ढाका एयरपोर्ट पर करीब 15 लाख लोग उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। बीएनपी की स्थापना जियाउर रहमान ने की थी और 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया बीएनपी के प्रमुख बनती हैं और बांग्लादेश को गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए कसम खाती हैं। और खालिदा जिया और शेख हसीना ने लोकतंत्र के लिए एक लोकप्रिय विद्रोह करने के लिए हाथ मिलाया। खालिदा जिया और शेख हसीना ने 1919 में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद एरशाद को सत्ता से हटा दिया, लेकिन सत्ता की लालच ने दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया और तब से लेकर यह एक दूसरे की विरोधी हैं। 1991 के इलेक्शन में 300 संसदीय सीटों के लिए मुख्य दावेदार बीएनपी की खालिदा जिया और अवामी लीग की शेख हसीना थी। बीएनपी की खालिदा जिया ने 169 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अवामी लीग की शेख हसीना ने केवल 30% सीटें ही जीत पाई। खालिदा जिया ने 169, लेकिन अवामी लीग की शेख 20 मार्च 1991 को खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। खालिदा जिया जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों को समर्थन किया करती थीं और 1996 के चुनाव में शेख हसीना जीत जाती हैं और खालिदा जिया हार जाती हैं और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती हैं। और 1997 से पहले जो फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को जो कोटा दिया जा रहा था, शेख हसीना ने इस कोटा को बदलकर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और उनकी अगली पीढ़ी को लाभार्थी बना दिया। और खालिदा जिया शेख हसीना का विरोध करती हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है और फिर 2001 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन जाती हैं और शेख हसीना ने इस चुनाव की निंदा की और नए चुनाव की मांग की और 2006 में खालिदा जिया का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसी समय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस माइक्रो फाइनेंस के रूप में जाने जाते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण महिलाओं को स्मॉल ऋण देने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस कार्य के लिए 2006 में उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब 2006 में खालिदा जिया का कार्यकाल पूरा हो गया, तब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सड़क पर हिंसा के बीच सेना समर्थित अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाले
मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को करप्शन और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में लगभग 1 साल तक जेल में रखा। शेख हसीना 6 जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की पीएम बनी रही। शेख हसीना ने खालिदा जिया को 2018 में करप्शन के मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक साल 2018 तक यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% सीटों में कोटा लागू था। इसमें 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और उनके बच्चों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लोगों के लिए, 5% अल्पसंख्यकों और 1% कोटा विकलांग लोगों के लिए था। इस तरह सभी भर्तियों में केवल 44% सीटें ही खाली थीं, जिसके कारण 2018 में शिक्षकों और छात्रों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी और 4 महीने तक प्रोटेस्ट किया। उस समय भी प्रदर्शनकारी छात्रों के BCL, बांग्लादेश छात्र लीग और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर शेख हसीना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई। इसके बाद अक्टूबर 2018 में शेख हसीना ने एक सर्कुलर जारी कर कोटा सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की और इसके अंतर्गत फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को जो कोटा दिया जा रहा था उनको भी खत्म करने की बात कही। शेख हसीना के इस निर्णय के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों ने 2021 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने शेख हसीना के उस निर्णय को रद्द कर दिया और पुनः कोटा बहाल कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद युवाओं ने ढाका में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जल्दी ही और भी क्षेत्रों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। शेख हसीना के छात्र संघ और प्रदर्शनकारियों के बीच देश के कई हिस्सों में संघर्ष हुआ और इससे हिंसा भड़की। स्थितियां तब और बिगड़ गई जब शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की मांग मानने से इनकार कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने कहा, क्या फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे प्रतिभाशाली नहीं हैं? क्या केवल रजाकारों के बच्चे ही प्रतिभाशाली हैं? प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहे जाने से गुस्सा और भड़का। बांग्लादेश में रजाकार शब्द से आस है। बांग्लादेश में रजाकार बाहिनी नाम का एक अर्धसैनिक बल था जिसने 1970 के लिबरेशन वार में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश में रजाकार शब्द का इस्तेमाल देशद्रोही के रूप में किया जाता है। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी के यही वो 3 छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग यह चाहते हैं कि पूरे कोटा सिस्टम को योग्यताधारी सिस्टम में बदल दिया जाए। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की भी मांग की। 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कोटा बहाल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 30% से घटाकर 5% कर दिया जाए। साथ ही 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। शेष 2% कोटा जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। इस फैसला के बाद भी लोग शेख हसीना का इस्तीफा चाहते थे। इन 3 स्टूडेंट के कारण ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट अधिक फैल गया, जिसके कारण शेख हसीना ने इनको पकड़वा कर इनके ऊपर कार्रवाई की और इन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और लोग PM आवास की तरफ बढ़ने लगे। बांग्लादेश के चीफ जनरल वकर उज़्ज़मान ने शेख हसीना से कहा, हिंसा बहुत फैल गई है और हम इन्हें रोकेंगे तो और जाने चली जाएंगी। इससे अच्छा आप कुछ दिनों के लिए इस्तीफा देकर चले जाइए और जब प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा तो आ जाइएगा। शेख हसीना ने इस्तीफा देकर परिवहन विमान से नई दिल्ली के निकट इंडियन एयरबेस पर पहुंची और 5 अगस्त से ही शेख हसीना भारत में हैं। 23 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया, जिससे उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। USA ने शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप पर एक एयरबेस बनाने के लिए द्वीप मांगा था। शेख हसीना ने सेंट मार्टिन को देने से मना कर दिया, जिससे USA नाराज था और शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। तो शेख हसीना ने UK से शरण मांगी तो UK ने शरण देने से मना कर दिया।